वेलकम टू स्टडी सेंटर। तो चलिए आज मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा पैसे के बारे में पढ़ना है। क्रेडिट मतलब उधार लेना या उधार देना, ये क्रेडिट कहलाता है। तो काफी आसान चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आसानी से आप पढ़ते जाइएगा, सारी चीजें जितनी डेफिनेशंस वगैरह हैं। हाँ भाई, नोट्स कॉपी लेकर बैठिए और समझने के साथ लिखिए भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो लेक्चर है उसको समझिए, उसके बाद लिखिए। आपके पास पहले से नोट्स अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको समझने के साथ लिखना जरूरी है। अदरवाइज याद रखिएगा, आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई बेनिफिट नहीं, आप देखते रहोगे, देख कर चले जाओगे, ठीक है। तो सभी लोग जितना भी नोट्स पर्टिकुलर जो भी टॉपिक समझाया जा रहा है, इसको लिखते जरूर रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे। तो सबसे पहला टॉपिक मनी। एज यूजुअल हम सब जानते हैं, डेली लाइफ में हम सब ने पैसा इस्तेमाल किया है, तो आप सबकी जेब में पड़ा भी होगा, आसपास पड़ा होगा, आपने होगा सिक्कों में, नोट में, हर तरीके से आपने पैसा देखा होगा। तो मनी की एक छोटी सी डेफिनेशन एक लाइन की याद रखिएगा। मनी किस तरह से एक्ट करता है बेटा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करता है। मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। ओवरऑल मतलब क्या है इसका, कि आप अगर कोई सामान खरीदना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा आप देकर कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये देख लीजिए अगली लाइन में क्या लिखा है। इन डे टू डे ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। हम डेली लाइफ में पैसे का इस्तेमाल करके ही चीजों को खरीदते या बेचते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट दे रखा, देखिए एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक के चार्ट, मनी का इस्तेमाल पूरा बताया गया है। देखिए अगर आप इस साइड से देखेंगे तो ये सबसे अर्लीस्ट पंच कॉइन है, सबसे पुराने समय के। उसके बाद ये गुप्त कॉइन्स हैं, ये देख रहे हैं गोल्डन कॉइन्स हैं। उसके बाद तुगलक कॉइन्स आए, फिर मोहर आई अकबर के रीजन की, और ये हमारे समय का सिक्का है। आप सबको पता है 1 रुपीज कॉइन है, ठीक है। और इधर नोट्स वगैरह आप देख रहे हो, इसमें सारी नोट्स ऑलमोस्ट आप सबने देखी होंगी। आप सब पढ़ाई भी इसीलिए कर रहे हो ताकि इस तरह की गड्डियां भर भर के आपको मिल सकें, करेक्ट है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी की डेफिनेशन सब लोग आई होप लिख लेंगे, याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स का है, कहीं ना कहीं लॉन्ग में भी यूज कर सकते हो। अब देखिए एंशियंट टाइम में जब पैसा नहीं था तो लोग किस तरह से चीजें खरीदते या बेचते थे। तो उस समय का जो सिस्टम था हमारे यहाँ क्या था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? सामान की अदला बदली होती है, सिंपल सी बात है। व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज, ठीक है, सिंपल सी बात है, गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता था गुड्स के बदले में, ठीक है, कोई मनी का यूज नहीं था। इसे क्या कहा जाता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में लेकिन याद रखना बेटा, एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत होती थी। मतलब क्या है, जो हमारी रिक्वायरमेंट का सामान है वो अगले के पास होना चाहिए, नेक्स्ट पर्सन के पास, और नेक्स्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट का सामान हमारे पास होना चाहिए। एक दूसरे की जरूरत अगर आप पूरी कर रहे हो तो इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और यही सबसे बड़ा आगे बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक भी बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बार्टर सिस्टम आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स वगैरह का आप एक्सचेंज करो, ठीक है, पैसे वैसे की जरूरत नहीं है आपको। तो ये बार्टर सिस्टम था, एंशियंट टाइम में यही चलता था। गांव में आज भी आपको बार्टर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, लोग सामान के बदले सामान लेते और देते हैं, ठीक है। चलिए सपोज करिए किसी को चीनी चाहिए तो गेहूं दे देगा, चीनी ले लेगा बदले में। किसी को गेहूं चाहिए तो जो भी उसके पास मटेरियल अवेलेबल होगा उसके बदले में वो ले लेगा, ठीक है। अब देखिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है, तो मैंने सिंपल सा अभी बताया था। दोनों पार्टियों की म्यूचुअल जो डिमांड है उसे ही कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। याद रखिएगा, व्हेन द एक्सचेंज बोथ पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब क्या होता है बेटा? यही वस्तुएं, ठीक है, याद रखिएगा, सामान, गुड्स। गुड्स को ही दूसरी लैंग्वेज में हम लोग कमोडिटीज कह सकते हैं। मतलब जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है वही कमोडिटीज कहलाता है, ठीक है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बार्टर सिस्टम का एक एसेंशियल फीचर है, जरूर ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके बिना बार्टर सिस्टम चल नहीं पाएगा। तो ओवरऑल बार्टर सिस्टम का अगर बेस कहा जाए कि क्या है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। देखिए बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या रही, तो मैंने पहले ही आपको समझाया कि सबसे पहले तो लिमिटेशन यही थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इस तरह के पर्सन को ढूंढना कि जो आपकी जरूरत का सामान उसके पास अवेलेबल हो और उसकी जरूरत का सामान आपके पास अवेलेबल हो। सपोज करिए आपको गेहूं चाहिए, ठीक है, तो अगले व्यक्ति के पास गेहूं होना चाहिए, और लेकिन उसे चावल चाहिए तो उसकी जरूरत का चावल आपके पास होना चाहिए। तो आपस में तभी एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को अगर आप फुलफिल करते हैं तो वही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। लेकिन इस तरह की मतलब कोइंसिडेंस होना काफी रेयर होता था, ठीक है। तो अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, डिफरेंट डिफिकल्ट इन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ और वैल्यू। सामान को इकट्ठा करना, पैसे को इकट्ठा करना, इस तरह से कहाँ हो पाएगा, आप खुद बताइए, ठीक है।
अनाज को कितने दिन इकट्ठा करके रख पाओगे? देख लो, लास्ट वाला पॉइंट वही है, डिफिकल्ट टू स्टोर द थिंग्स फॉर फ्यूचर यूज। आप किसी भी सामान को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके नहीं कर सकते थे, ठीक है। डिफिकल्ट टू एक्सचेंज द इंडिविजुअल गुड्स, तो जो भी आपकी वस्तुएं हैं अगर दूसरे को जरूरत नहीं है तो आप उसको आसानी से एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। बात समझे कि नहीं? तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। लिमिटेशंस आपसे पूछी जाती हैं, 2 मार्क्स में आएगा, अगर क्वेश्चन आया तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए लिमिटेशंस के बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। तो मनी के फॉर्म देख लीजिए, हमने पहले बताया आपसे। एंशियंट टाइम पे क्या था, तो बार्टर सिस्टम चलता था, तो ग्रेन्स एंड कैटल्स थे, ठीक है। उसके बाद मेडिवल टाइम पीरियड पे आया तो मेटलिक कॉइन्स आए, गोल्ड सिल्वर कॉपर वगैरह के लेड के, ठीक है। और उसके बाद मॉडर्न पीरियड, आज का समय में पेपर करेंसी यूज होती है, कॉइन्स यूज होते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और देखिए मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी आ रही है नेट बैंकिंग, आई होप सभी लोग करते होंगे। अगर कोई फॉर्म वगैरह फिल करने गए हो तो आप नेट बैंकिंग करनी ही पड़ती है। मोबाइल बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे, ये सब क्या है, मोबाइल बैंकिंग है। पेपर नोट्स आप सबके पास होगा, डेबिट कार्ड सबके पास होगा। क्रेडिट कार्ड जानते हो, जो लिमिट एक दी जाती है कि भाई इतना खर्च कर सकते हो लेकिन महीने के अंत में बिल चुका देना। चेक आपने भी कभी ना कभी ली होगी, अदरवाइज आपके पापा आपके घर में कभी ना किसी किसी को चेक चेक दिए होंगे। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये सभी लोग जानते हो, लेटेस्ट है, हमारे इंडिया का बनाया हुआ यूनिक एक ट्रांसफर मेथड, मनी ट्रांसफर मेथड, जो वर्ल्ड क्लास मेथड है, ध्यान रखिएगा। और करंट टाइम पे गवर्नमेंट यूपीआई को ही एक्सपैंड कर रही है। फिलहाल इससे आपको कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि सीबीएसई वाले नहीं पूछने वाले करंट टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर रही है। चलिए अगले पे आ जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई क्या है, तो इसे बैंक्स ऑफ द बैंक कहा जाता है, मतलब बैंकों का भी बैंक आरबीआई को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। रिजर्व मतलब एक देखिए छोटे क्लास में आपसे एक जॉब भी पूछा गया होता है, जाता है हमेशा से, कि ऐसा कौन सा बैंक है जहां आप खाता नहीं खोल सकते, तो वो कौन सा है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आरबीआई में आप खाता नहीं खोल सकते, यहाँ पे बैंकों का खाता होता है। जैसे आपके पास आपके आसपास जितने बैंक आपने देखे होंगे, एसबीआई देखा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा देखा होगा, ये सारे बैंकों के खाते आरबीआई के पास होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आरबीआई के बारे में जान लीजिए, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का, ठीक है, जो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या है, कितना पैसा को छापना है, किस तरह से करेंसी को सर्कुलेट कराना है, ये सारी पॉलिसीज को आरबीआई संभालता है। आरबीआई एज वेल एज फॉर्मल सेक्टर जो होता है वहां की सारी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। फॉर्मल सेक्टर क्या है, तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ आरबीआई देखिए, आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या है, सबसे पहले करेंसी को इश्यू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखना, नोट्स को स्पेशली आरबीआई किसको इश्यू करता है, नोट, ठीक है। जो क्वाइंस हैं उनको आरबीआई नहीं इशू करता है, क्वाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है, लेकिन इशू करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। मतलब आपकी भारत सरकार ही क्वाइन को मिंट करती है, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए ये गाइडलाइन इशू करती है रिगार्डिंग द वर्कर ऑफ, जो बैंक वगैरह है, एसएचजीज वगैरह हैं, कैसे रन करेंगे, इन सब के लिए गाइडलाइन भी इशू करने का काम किसका है, आरबीआई का है। देखिए और डायरेक्शंस वगैरह देती है कि किस तरह से टर्म्स ऑफ क्रेडिट वगैरह डिफाइन होंगे, मतलब कितने परसेंट इंटरेस्ट वगैरह रहेगा, किसको किसको क्रेडिट दिया जाएगा, ये सारी चीजें भी डिफाइन कौन करता है, आरबीआई। फीडबैक वगैरह लेता है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है ये जानकारी कि भैया किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी आप बनाइए। आरबीआई जो है कैश रिजर्व होल्ड करता है बैंक वगैरह का, जैसे बैंक के पास बहुत सारा पैसा हो गया तो बैंक अपने पास वो पैसा नहीं रखता है, वो बैंक सारा का सारा पैसा ले जाके किसको जमा कर देता है, आरबीआई को जमा कर देता है। थोड़ा बहुत अपने पास रोक लेता है, बाकी सारा कैश रिजर्व जो है ले जाके आरबीआई के पास स्टोर कर दिया जाता है। चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं हम लोग। आरबीआई के बारे में आई होप सब समझ गए होंगे, बैंकों के बैंक के बारे में। डिपॉजिट विद बैंक के बारे में, जैसे आप सभी ने अगर खाता खुलवाया हो बैंक में तो आप अपना पैसा ले जाके खाते में जमा कर सकते हैं। आई होप आप सभी के पास खाता होगा, तो सबको प्रोसेस पता है कि बैंक में कैसे डिपॉजिट किया जाता है। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, किसी भी बैंक में चले जाइए, एसबीआई में चले जाइए, पीएनबी में चले जाइए, जिस बैंक में जाना हो चले जाइए। सबसे पहले वहां अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपन करेंगे आप, उसके लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाएगा, उसमें डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे आप, और इस साथ में थोड़ा बहुत पैसा भी देंगे कि 1000 रुपए 500 रुपए आप जमा कर दीजिए हमारे खाते में। उस बिहाफ के बाद आपको पासबुक एक मिल जाएगी, एक यूनिक अकाउंट नंबर आपको दे दिया जाएगा जिसमें आप पैसा जमा कर सकते हो, जैसे मोबाइल नंबर होता है वैसे अकाउंट नंबर होता है। और आपको अगर अगर आप माइनर नहीं हो तो इनकेस एटीएम भी दिया जा सकता है आपको। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको बैंक दे देगा, पासबुक, अकाउंट नंबर, और अगर आप माइनर हैं तब आपको मे बी हो सकता है क्रेडिट डेबिट कार्ड ना मिले, अदरवाइज डेबिट कार्ड भी
प्लास्टिक करेंसी भी मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। जब आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा उसके बाद आपको उस नंबर पे जितना पैसा आप जमा करोगे वो आपका पैसा होगा, ये ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में है कि नहीं? तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, जनता क्या करती है, अपना पैसा घर में रखने के बजाय बैंकों में रखती है ताकि सुरक्षित रहे। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन बैंक्स बाय ओपनिंग बैंक अकाउंट। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द पीपल ऑन द डिपॉजिट। अगर आप पैसा बैंक में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। इतनी बात समझ में है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विथड्रॉ देयर मनी व्हेन दे नीड। जब भी आपको जरूरत हो पैसे की तो आप पैसा निकाल सकते हैं बैंक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए, सिंस दिस मनी इज विथड्रॉ ऑन डिमांड हेंस दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए डिमांड डिपॉजिट क्या है। ठीक है, तो उस बात पे आप बताओगे कि जब भी आपको पैसा बैंक में आप अपना जमा करके रखते हो, जब भी आपको जरूरत होती है तो आप उस पैसे को निकाल लेते हैं, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, जो बैंक में डिपॉजिट है उसे क्या कह देते हैं, डिमांड डिपॉजिट कह देते हैं। बैंक आपको चेक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। चेक फैसिलिटी क्या होती है, तो एक पेपर इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप जिसको भी पे करना चाहते हो अमाउंट, उसका नाम लिख देते हो, पर्टिकुलर अमाउंट डाल देते हैं और इशू अपना साइन करके इशू कर देते हैं। और जब वो व्यक्ति पर्टिकुलर उस चेक को बैंक के पास जाता है तो बैंक उसे बाकायदा कैश दे देता है, उस चेक में जितना अमाउंट लिखा हो उस बराबर कैश दे देगा। इतनी बात समझे कि नहीं? चलिए चेक का एक प्रोफार्मा देखते हैं हम लोग। देखिए ये रहा चेक। तो देखिए ऊपर यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इस चेक को पहले पूरे एक बार ब्रीफली पूरी नजर घुमा लीजिए पूरे चेक पे, सभी को दिख ही गया होगा। चलिए अब वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अकाउंट पे ही लिखा हुआ है, अगर इस तरह की दो लाइन चेक पे खींच दे गई तो ध्यान रखिएगा आप इससे डायरेक्ट कैश नहीं ले सकते, इसको इस चेक को ले जाकर अपने अकाउंट में आपको लगाना होगा। तो ये जितना पैसा है कहाँ आपके ट्रांसफर होगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ध्यान रखिएगा। आप इस चेक को डायरेक्टली कैश इन नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है पे, तो जिसके नाम आप चेक देना चाहते हो उसका नाम यहाँ लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर चेक दी जा रही है किसके नाम, प्रेम कुमार के नाम। अब आगे देखिए कितने रुपए आप दे रहे हैं, 57,000 ओनली, 57,000 रुपए आप उसको पे कर रहे हैं। यहाँ अमाउंट वर्ड्स में लिख दीजिए, यहाँ नंबर्स में। यहाँ पे पर्टिकुलर आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा जिससे पैसे कटेंगे, तो यहाँ देख लीजिए इस जगह पे अकाउंट नंबर होगा, नहीं होगा तो आपको अपने हाथों से लिखना होगा। जिस बैंक की चेक होगी यहाँ पे उसकी डिटेल मेंशन होगी, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए नीचे चेक में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, डिजिट्स लिखी होती हैं, उसमें से जो स्टार्टिंग की 4-5 डिजिट्स हैं, 2, 2, 4, 2, 6 डिजिट्स, ये चेक नंबर है। इसको आपको अपने पास लिख के रखना होता है कि हमने इस पर्टिकुलर चेक की नंबर चेक इस नंबर की चेक हमने पर्टिकुलर अगले व्यक्ति को दी है। ये सारी बैंक के लिए काम की होती है, आपके लिए। यहाँ पे अपने साइन करते हो, अकाउंट होल्डर के साइन होते हैं यहाँ पे, अकाउंट होल्डर के साइन, जैसे खाता खुलवाते समय आपने साइन किया था वैसा ही साइन यहाँ पे आपको करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मोहम्मद सलीम नाम का व्यक्ति है जिसने अपना साइन कर रखा है, बैंक इसको वेरीफाई करेगा, ध्यान रखिएगा। अगर साइन मैच नहीं करेगा तो अगले व्यक्ति जो प्रेम कुमार भाई साहब हैं इनको इतना अमाउंट नहीं दिया जाएगा। हाँ एक बात और, ऊपर देखिए दिनांक भी आपको डालना होगा, डेट। तो जो भी पर्टिकुलर आप जिस भी डेट को आप चेक काट रहे हैं उस डेट की मंथ के साथ में, ईयर के साथ में डेट डाल दीजिए। और चेक याद रखिएगा 3 मंथ के लिए ही मात्र वैलिड होती है, 3 मंथ के लिए। जिस डेट को चेक काटी गई है उससे 3 मंथ के लिए वैलिड होगी बस, उसके बाद नहीं। एक बात और, ओवर राइटिंग अलाउ नहीं होती चेक में, ओवर राइटिंग आप नहीं कर सकते। अगर ओवर राइटिंग आप करते हो तो चेक में भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओवर राइटिंग मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ पे प्रेम लिखा है, ठीक है, तो 3-4 बार यहीं पे ऐसे पी बना एकदम घुमा घुमा के बार बार आप पी बना रहे हो, तो इस केस में इसे ओवर राइटिंग कहा जाता है। अगर प्रेम लिखना है तो सिंपल सा आप लिखिए पी, ठीक है, REM। बैंक को नहीं लगना चाहिए कि आपने वर्ड्स को बार बार कहीं से इंटरफेयर किया। अगर डेट आपने गलत डाल दी है, दोबारा से करेक्ट करने की कोशिश की उस पे पेन चला के, तो इस केस में भी चेक को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जितना मैंने गोच रखा है चेक पे, अगर इसमें से एक लाइन भी आपने खींच दी तो चेक कैंसिल कर दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो चेक काफी सेंसिटिव केस होता है, तो ये यहाँ पे अकाउंट पे ही लिखने की जरूरत नहीं होती, बस 2 लाइन खींच दीजिए तो अकाउंट पे ही समझ में आ जाता है कि हाँ भैया इसको कैश नहीं देना है, इसके बैंक में चेक लगेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए लोन एक्टिविटीज बैंक क्या क्या करती हैं। तो आप जो पैसा बैंक में जमा करते हो तो बैंक उसका करती क्या है, तो उसको बारे में जान लीजिए बेटा। तो जितना भी डिपॉजिट बैंक अपने पास रखती है वो
उसमें से मात्र 15% अपने पास रोक लेगी बैंक। कितने परसेंट? 15%। मान लीजिए आपने 1000 रुपए, सब लोगों ने, आपके गांव में जितने लोग हैं सब ने मिलकर 1000 रुपए बैंक को जमा कर दिए, तो बैंक 1000 में से 15% रोक लेगा। तो बताओगे 1000 में 15% कितना होता है? 1000 गुणे 15/100, इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। जिसको ना पता हो ध्यान रखना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना हुआ? 150 रुपए। ठीक है, तो 150 रुपए बैंक अपने पास रोक लेगा। 1000 में से 150 चले गए, कितना बचा बेटा? तो हम लोग अगर इसको 1000 में से 150 घटाएं तो 850 रुपए बचा। ये 850 रुपए बैंक क्या करेगा, इस 850 रुपीज को पर्टिकुलर कोई बोरोवर आएगा उसके पास, बोरोवर मतलब जिसको कर्ज चाहिए होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, मान लो कोई काम करना हो, इंडस्ट्री वगैरह स्टेब्लिश करनी हो, 850 रुपए में कौन सी इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन फिर भी इस तरह का सिर्फ एक एग्जांपल लिया, उस बोरोवर को ये 850 रुपए उठा के दे देगा। किस तरह से? एज अ फॉर्म ऑफ लोन। तो आप ही का पैसा है जो बैंक में था, उसको लोन की तरह से बोरोवर को दे दिया उसने, आए एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको तो लो ही इंटरेस्ट देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाई आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी, बैंक लोन देता कैसे है। बैंक अपनी जेब से कभी पैसा नहीं देता है। आपने सुना होगा नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गया। अरे नीरव मोदी बैंक का पैसा लेकर नहीं भागा है, आपका पैसा लेकर भागा जो आपने बैंक में जमा कर रखे थे। ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपकी करेंसी की वैल्यू घटती है। चलिए, आई होप ये बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब वन बाय वन यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है हमने। देखिए, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द पीपल एंड पे अ लो इंटरेस्ट। और वैसी बात है, आप सब पैसा जमा करते हो, आपको लो इंटरेस्ट दिया जाता है। आगे देखिए, दे कीप बैंक, दे कीप मतलब बैंक की बात की जा रही है। बैंक क्या करता है? स्मॉल प्रोपोर्शन डिपॉजिट रखता है, 15% मात्र, एज अ कैश। आगे देखो, ये किस लिए रखता है? तो एज अ इमरजेंसी फंड। सपोज करिए कोई डिपॉजिटर आ गया, उसने कहा भैया मैंने जो पैसा जमा किया सबका सब हमरा लाओ। तो इस तरह के आप 100 लोग जमा किए हैं तो 100 में से एक आध दो ही आएंगे, तो उनके लिए 15% काफी है। बात समझ गए? तो उस तरह से बैंक इमरजेंसी रूप में फंड रखता है ये। और बाकी रेस्ट डिपॉजिट जो है वो लोन की तरह बैंक बांट देता है। आप देखो, जब भी बैंक लोन देता है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। जिसको दे रहा है, बोरोवर जो है पर्टिकुलर, जिसको पैसा लेना है, उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। और इस तरह से देखो, अब मान लो जैसे एक छोटा सा वहीं पे एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक छोटा सा केस समझिए। यहाँ पे एक छोटा सा और बड़ा छोटा केस ले लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपए आपने जमा किए, 100 रुपए में से 15% बैंक तो अपने पास रख लेगा। तो 15 रुपए मान लो बैंक ने अपने पास होल्ड पे डाल दिए कि भाई कोई आएगा मुझसे पैसा मांगने तो मैं उसे दे दूंगा। बचा कितना? 85 रुपीज। अब 100 रुपए जो आपने बैंक में जमा किए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इस पे बैंक आपको नॉमिनल 2 से 3% इंटरेस्ट दे देगा। कितने परसेंट? 2 से 3%। और भी पर एनम। किस हिसाब से? पर एनम। एनम मतलब होता क्या है? एक साल के बाद। तो अगर एक साल बाद आपने मान लीजिए आज 100 रुपए जमा किए, तो अगले साल, मतलब आज कितनी तारीख है? 6 तारीख है, जैसे आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो 6 मार्च है। तो अगर आप 7 मार्च को अगले साल पैसा निकालते हो तो आपको 7 मार्च को इसमें 103 रुपए मिलेगा। बात समझ गए? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 100 रुपए मान लेते हैं अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए रफली एग्जांपल अपने दिमाग में लेते हैं। होल्ड बैंक करेगा ही करेगा, उसमें नो डाउट 15%। अभी के लिए रफली मान लेते हैं कि 100 रुपए उठा के उसने लोन की तरह बोरोवर को दे दिए। किसको दे दिए? बोरोवर को 100 रुपए उठा के लोन की तरह दे दिए। लेकिन उससे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा ये देखिए बेटा। तो कम से कम 10 से 12% मान लेते हैं, मिनिमम कितना? 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मतलब जिसने पैसा लिया है उधार बैंक से, एक साल बाद जब वो वापस करने आएगा तो बैंक उससे 112 रुपए लेगा वापस। आपको दे कितना रहा है? 103। खुद ले कितना रहा है? 112 रुपए। डिफरेंस कितने रुपए का आया बेटा? तो 112 में से 103 घटा दो, तो कितना डिफरेंस हुआ बच्चा? बताइए, 9 रुपए का डिफरेंस हुआ। तो ये जो 9 रुपए का डिफरेंस हुआ, ये बैंक की अर्निंग हो गई। इसमें बैंक अपने एम्प्लॉयर को सैलरी देगा, बैंक को मेंटेन करेगा, ये सारे काम बैंक उसी 9 रुपए में करेगा इंटरेस्ट के तौर पे। बात समझ में आया कि नहीं? तो यही बैंक की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट, क्रेडिट के बारे में जानते हैं। तो क्रेडिट आप सभी को पता है, क्रेडिट क्या होता है? मतलब जो है उधारी दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्रेडिट। तो देखो पहली लाइन में लिखा है क्रेडिट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? लोन कहते हैं।
ठीक है। इट इज एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई टू द बोरोवर्स मनी, गुड्स और सर्विसेज विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। आपके क्रेडिट मतलब क्या, उधार दिया जाता है बैंक के द्वारा कि भविष्य में आप हमें वो पैसा वापस कर देंगे, इस भरोसे पे। थोड़ा बहुत कोलेट्रल रखा जाता है। अभी कोलेट्रल क्या है तो समझेंगे हम लोग अभी आगे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट या बैंक आपको पैसा देता है। आपकी एनसीईआरटी में 2 स्टोरीज हैं, तो उसकी ओवरऑल हम मोटी मोटी समरी पढ़ेंगे। स्टोरी से हमें कोई विशेष मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन समरी पे ही बनेगा। तो देखिए पहली स्टोरी क्या है, देखिए 2 डिफरेंट सिचुएशन है क्रेडिट। उधार आपके लिए बेनिफिशियल भी है, मतलब क्रेडिट अगर आप लोगे तो क्रेडिट आपके लिए प्रॉफिट भी दे सकता है, और क्रेडिट आपका लॉस भी करवा सकता है, मतलब डेट ट्रैप तक में फंसा सकता है। डेट ट्रैप मतलब क्या होता है, कर्ज। ठीक है, याद रखिएगा, कर्ज। डेट ट्रैप मतलब क्या होता है, कर्ज। तो आपको कर्ज में भी फंसा सकता है और आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। तो पहली सिचुएशन है जिसमें आपको क्रेडिट से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट। और दूसरी सिचुएशन है जिसमें आपको क्रेडिट का लॉस देखने को मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन दोनों केसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा, कैसे हो रहा, लॉस हो रहा, तो क्यों हो रहा है। देखिए क्रेडिट एज एन एसेट, ठीक है, एसेट मतलब वही प्रॉपर्टी की तरह क्रेडिट का इस्तेमाल कैसे किया उसने देखते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, त्योहारों का मौसम था, एक शू मैन्युफैक्चरर था। शू मैन्युफैक्चरर मतलब जूता बनाने वाला, नाम था सलीम। उसको एक ऑर्डर मिला कि शू बनाने हैं, वो भी बल्क में, विद इन 1 मंथ टाइम से, वो भी। तो उसने जो है ऑब्वियस सी बात है इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं बना दूंगा 1 महीने के अंदर। तो उसने अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्कर हायर किए और थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल, मतलब जितना सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था वो रॉ मटेरियल ले लिया उसने। ये सारी चीजें लेने के बाद देखो उसने सप्लायर से थोड़ा बहुत एडवांस मांग लिया कि भैया थोड़ा बहुत एडवांस भी दे दो ताकि हमें भी भरोसा रहे कि हाँ मैंने जो आपने ऑर्डर दिया है वो आप सामान वाकई लोगे। और मंथ का एंड आते आते उसने पर्टिकुलर टाइम से सामान की डिलीवरी कर दी। मार्केट से पैसा उठाया था, याद रखिएगा, उसने एक्स्ट्रा वर्कर हायर किए थे, रॉ मटेरियल परचेज किया था, तो इतना पैसा उसकी जेब में तो था नहीं, तो उसने थोड़ा बहुत कर्ज लिया था, याद रखिएगा। तो जैसे उसने जैसे अपना सामान डिलीवर किया, पूरा पूरा का पूरा पैसा अगली कंपनी ने दे दिया उसे। तो उसने वर्कर का पेमेंट किया, रॉ मटेरियल का पेमेंट किया, और जिससे कर्ज लिया था उसको भी पेमेंट कर दिया कि भैया ये लो, और फाइनली उसको प्रॉफिट हुआ इससे। तो इस तरह से देखिए क्रेडिट उसके लिए तो बेनिफिशियल साबित हुई। किसके लिए, सलीम के लिए। फाइनली क्रेडिट सलीम के लिए बेनिफिशियल साबित हुई। अब वहीं पे दूसरा केस देखिए बेटा, लास्ट में एक सपना नाम की कोई फार्मर है, मतलब किसान। अब उसने मनी लेंडर से, जो साहूकार होते हैं, हाई इंटरेस्ट पे जो है खेती करने के लिए लोन ले लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी क्रॉप बर्बाद हो गई किसी बीमारी के कारण, याद रखिएगा पेस्ट। ठीक है, क्रॉप फेलियर हो गया। अब बेचारी वो वापस लोन को रीपे नहीं कर पा रही, जिसके कारण इंटरेस्ट तो लगा ही है, मनी लेंडर को मतलब नहीं कि आपकी फसल बर्बाद हो जाए या अच्छी हो जाए, लेकिन उसका इंटरेस्ट लगातार चल रहा है। तो फाइनली जिससे उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और फाइनली सपना डेट ट्रैप के अंदर फंस गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि सलीम के लिए क्रेडिट तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन सपना के लिए क्रेडिट डेट ट्रैप का कारण बन गया। तो इससे क्या समझ में आया, क्रेडिट का मिला जुला असर है। हम क्रेडिट को बुरा नहीं कह सकते पर अच्छा भी नहीं कह सकते, लोगों के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगली हेडिंग देखिए, हाउ डू फार्मर्स गेट इनटू डेट ट्रैप। किसान वगैरह कैसे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, तो इसके बारे में देखिए। देखो सिंपल सी बात है, क्रॉप के लिए, खेती के लिए ही पैसा लेंगे। अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो सिंपल सी बात है, लोन रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे बेचारे। कहीं ना, पहला रीजन तो समझ में आया कि हाँ फसल बर्बाद हो गई, पैसा नहीं दे पाएंगे। दूसरा रीजन देखिए बेटा, डाउनफॉल ऑफ द क्रॉप प्राइसेस। बेचारे ने जो क्रॉप लगा रखी है, मान लो उसने जब लगाई थी तो उसका क्रॉप का प्राइस था 20 रुपए पर केजी, लेकिन फसल तैयार करते करते उस बेचारे की 20 रुपए वाली जो फसल है वो 5 रुपए पर केजी पे आ गई। अब बताओ बेचारा, अब उसने 20 रुपए के हिसाब से सोचा था कि चलो लोन ले ले रहे हैं, प्रॉफिट होगा तो इसको वापस कर देंगे हम, लेकिन अब बेचारे का लॉस हो रहा खेती में। तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वाली ही जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात हो, लोन जो लिया है उसने उसका रीपेमेंट कैसे कर पाएगा। और तीसरा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न करता है। जैसे आप किसी भी मनी लेंडर वगैरह से पैसा लोगे तो वो लोअर इंटरेस्ट थोड़ी ना लेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर जितने भी हैं वो सब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं। तो यही 3 कारण हैं जिसके कारण कोई भी किसान
डेट ट्रैप में फंस जाता है। बात समझे कि नहीं? चलिए अगले अगले हेडिंग पे चलते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आपके आंसर लिखने में कहीं ना कहीं काम आएगा। प्लीज बेटा फिर से करें, कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए लेक्चर देखते समय और इसको लिखते रहिए। आप जैसे जैसे लिखते हो दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, कई बार ये क्वेश्चन आया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में मिला है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उधार देने से पहले कौन कौन सी चीजें चेक की जाती हैं? तो देखिए कौन 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 सी चीजें हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट के लिए। तो देखिए सबसे पहला इंटरेस्ट रेट। कोई भी आपको उधार देगा तो पहले इंटरेस्ट रेट बताएगा कि हम इतने परसेंट पे आपको पैसा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा कोलैटरल, कोलैटरल मतलब आपको पैसा कोई ऐसे ही तो नहीं दे देगा, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मे बी वो आपको हो सकता है अपना घर रखना पड़े, अपनी दुकान रखनी पड़े, कोई प्रॉपर्टी रखनी पड़े, ताकि आपको पैसा आसानी से मिल जाए। तो इसे क्या कहते हैं? जो एसेट आप गिरवी रखते हो उसे ही कहा जाता है कोलैटरल। ये गारंटी होता है कि भैया हम आपको पैसा देंगे और आप पैसा लेके भाग नहीं जाओगे, क्योंकि आपका कोलैटरल तो मेरे पास है, तो ऑब्वियस सी बात है वापस आपको आना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा आपको चाहिए तो उसके लिए अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दो, घर का पता वगैरह दे दो भाई, अदरवाइज आपको लोन कैसे हम दे पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। और अगला मोड ऑफ पेमेंट, पैसा कैसे वापस करोगे, तो वही होता है मोड ऑफ पेमेंट। तो हो सकता है वो आप 12 महीने में वापस कर दो, 6 महीने में वापस कर दो, मंथली इंस्टॉलमेंट देना चाहते हो, कैसे देना चाहते हो, कैश कैश के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में, या किसी अदर तरीके से आप देना चाहते हो, तो ये आप मोड ऑफ रीपेमेंट भी कंफर्म करिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है बेटा, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। ध्यान रखिएगा एमसीक्यू के पेज पे पूछा जाता है, बताइए इसमें से कौन सा टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, कौन सा नहीं है। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है। देखिए डिफरेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट्स आर, उधार के कहाँ कहाँ से सोर्स है, मतलब कहाँ कहाँ से आपको उधार मिल सकता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप बैंक से ले सकते हो, बैंक से तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक तो अच्छा है। दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज से ले सकते हो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो भी आपको लोन आसानी से दे देंगी। लैंडलॉर्ड से ले सकते हो, वो ये तो आपको जब पैसा देंगे तो आपका खून चूस लेंगे। मनी लेंडर से, जो साहूकार होते हैं उनसे पैसा ले सकते हैं। अपने रिलेटिव से ले सकते हैं, दोस्त से ले सकते हैं। एनसीईआरटी में आपके बहुत ही एक अच्छा फिगर दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि कौन से सेक्टर से लोन उठाया जाता है। ये रहा, देखिए सपोज करिए 1000 रुपए रूरल हाउस होल्ड ले रहा है 2012 में, तो देखिए उसमें से 1% मात्र गवर्नमेंट सेक्टर से लिए जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी से कितने परसेंट लिया जा रहा है? बैंक से लिया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक से 25%, कॉमर्शियल बैंक से 25%, अदर जो इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं उनसे 5%, लैंडलॉर्ड से 1%, जो साहूकार है वो 33%, रिलेटिव फ्रेंड से 8%, अदर एजेंसीज से 5%। अब ध्यान दो, यहाँ देखो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका दिख रहा है? मनी लेंडर्स का, जो साहूकार हैं, जिनका काम ही है ब्याज पे पैसा देना। इनका हाईएस्ट परसेंटेज क्यों है? क्योंकि ये बिना कोलैटरल के, कुछ भी नहीं चाहिए इनको, ये पैसा आपको उठा के दे देंगे। तो इसलिए इनका रेट ऑफ मतलब परसेंटेज सोसाइटी में ज्यादा है, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा डायग्राम है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए अगले पे चलते हैं बेटा। देखिए क्रेडिट सोर्स इन इंडिया, तो हमारे यहाँ भारत में कितने तरीके से उधार मिल सकता है? तो दो तरीके हैं जिनसे उधार आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तरीका क्या है? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर से ले सकते हो। दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर से ले सकते हो। अभी वन बाय वन दोनों के बारे में समझेंगे, फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। उससे पहले एक छोटा सा ग्राफ देख लीजिए, अभी एनसीईआरटी का ग्राफ है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जो पुअर हाउस होल्ड है, ठीक है, गरीब लोग, वो बेचारे 85% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं और 15% लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। रीजन? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कोलैटरल। ना उनके पास जानकारी है, ना उनके पास कोलैटरल है कुछ रखने के लिए। और यहाँ पे देखिए कुछ हाउस होल्ड जो थोड़े बहुत हैं, ठीक है, मिडिल मिडिल क्लास है, उसमें से 53% आपके इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, 47% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो इन दो केसेस में देखो आप बेटा, इसमें कौन हायर परसेंटेज पे है? इनफॉर्मल सेक्टर हायर परसेंटेज पे है। अब बाकी के बच्चे दो केस देखते हैं बेटा। वेल ऑफ हाउस होल्ड मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं, भले थोड़े से मीडियोकर में हैं लेकिन पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उसमें से देखिए 72% लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं और 28% मात्र इनफॉर्मल सेक्टर से लोग ले रहे हैं।
और वहीं पे रिच लोगों को देखो, जो अमीर हैं सबसे ज्यादा सोसाइटी में जिनके पास पैसा है, वो 90% लोग फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं और 10% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। इस 90 में धीरू भाई अंबानी, टाटा जी, उसके बाद ये आपके मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीरव मोदी, सहारा के सुब्रत राय, ये सब आते हैं। तो अमीर लोग कहाँ भागना पसंद करते हैं? फॉर्मल सेक्टर में। बेचारे गरीब कहाँ फंसे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा एनसीईआरटी का चार्ट है, इसको आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा डिफरेंस चार्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में। देखिए तो सिंपल सा आप समझो, देखो वन बाय वन छोटे छोटे पॉइंट हैं, आई होप सबको ये पता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर, फॉर्मल की बात करते हैं सबसे पहले। फॉर्मल सेक्टर जितने भी होते हैं उसमें इंटरेस्ट आपसे बहुत कम लिया जाता है, इसीलिए तो जितने अमीर लोग होते हैं इधर ही भागते हैं। कोलैटरल लेकिन मस्ट है भाई, अगर आपको लोन लेना है तो कोलैटरल रखना पड़ेगा। आरबीआई सुपरवाइज करता है। आरबीआई कौन था? मैंने पीछे बताया था, बैंकों का बैंक। डॉक्यूमेंटेशन इसमें चाहिए ही चाहिए आपको। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, ये दोनों फॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब इनफॉर्मल पे देखते हैं बेटा। सबसे जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे और ये लोन दे देंगे विदाउट एनी कोलेटरल। आपसे किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जानने वाला ही होंगे और आपके घर से जाके वसूल ले आएंगे, इनको क्या दिक्कत है। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसको सुपरवाइज करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इसके एग्जांपल में देखिए, मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, फ्रेंड हैं, रिटेलर्स हैं, ये सब किस में आते हैं? इनफॉर्मल में आते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में बेसिक डिफरेंस आप सबको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, मे भी अगर डिफरेंस पूछा गया तो इससे आने की उम्मीद है। अब देखिए आरबीआई भी है तो कंट्रोल किसको करता है? फॉर्मल सेक्टर को। इनफॉर्मल को तो कभी कंट्रोल नहीं करता वो, उसे बल्कि इनफॉर्मल को भी कंट्रोल करना चाहिए। कोई ना कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि इनफॉर्मल सेक्टर को भी लोन दिया जाए, और जो फॉर्मल सेक्टर में जिन रिच लोगों को दे रखा है उनको वसूले भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता ये आरबीआई। देखो आरबीआई क्या करती है? इंश्योर दैट द बैंक गिव द लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आरबीआई इस बात का ध्यान रखती है कि भैया सिर्फ बड़े बड़े लोगों को पैसा मत दे दो प्रॉफिट बनाने के पर्पज से। अरे भैया थोड़ा सा गरीबों का भी ध्यान रख लो, उनको भी पैसा दे दो, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। मे भी उनसे प्रॉफिट ना हो लेकिन वो डेवलप तो करेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, बैंक्स को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि भैया कितना आपने लोन किसको बांट रखा है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हो। आरबीआई इस चीज को मैनेज करता है। बैंक बाकी मिनिमम बैलेंस वाली चीजों को भी मेंटेन करता है, कितने रुपए डिपॉजिट है बैंक में इसको भी देखता है। आरबीआई क्या करता है बेटा? तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल करता है लिक्विडिटी इन मार्केट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इससे डरिए मत, लिक्विडिटी इन मार्केट मतलब ये नहीं कि पानी मार्केट में कितना है इसको कंट्रोल करेगा। लिक्विडिटी यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है कैश के लिए, पैसे के लिए। ठीक है। करेंसी कितनी मार्केट में है ये कौन देख रहा है? आरबीआई देख रहा है। मान लीजिए आरबीआई ने जो है 100 करोड़ रुपए छापे हैं, तो मार्केट में 100 करोड़ रुपए रेगुलेट हो रहे हैं कि नहीं रेगुलेट हो रहे हैं, इस चीज पे नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। मान लीजिए आरबीआई ने देखा कि 100 करोड़ हमने छापे थे लेकिन मार्केट में तो 85 करोड़ हमें दिख रहा है, तो बाकी 50 करोड़ कहाँ गया? तो वो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक मनी के रूप में यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो उस चीज को आरबीआई मैनेज करता है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लाकर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आरबीआई का रोल आप सबको समझ में आ गया होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में देखते हैं। देखिए जो एसएचजीज होते हैं स्पेशली ये गांव में ही आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा। एसएचजीज एक छोटा सा मतलब मान लीजिए आप लोग एक छोटे से गांव में रहते हो, आप में से 10-15 लोगों ने मिलकर देखा कि बैंक के पास जब भी जाते हैं तो वो कोलेटरल मांगता है, मनी लेंडर्स के पास जाते हैं तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप ना बैंक जाना चाहते हो ना मनी लेंडर्स के पास, मतलब ना फॉर्मल सेक्टर से लोन उठाना चाहते हो ना इनफॉर्मल सेक्टर से। तो आप सबने क्या किया, गांव के जितने लोग थे, मान लीजिए गांव में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो 10 लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग मंथली अपनी जो थोड़ी थोड़ी सेविंग होती है उसको इकट्ठा करेंगे एक जगह। ध्यान रखिएगा, सब पैसे इकट्ठा करके फाइनली हम लोग इसको बैंक में कोऑपरेटिव नाम से खाता खुलवा के उसको रख लेंगे। और जब भी किसी पर्सन को इसी में से जरूरत होगी, इन्हीं 10 में से पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो पैसा उठाकर उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा कम से कम इंटरेस्ट पे या ना के बराबर इंटरेस्ट पे। और बाकायदा पर्टिकुलर वो व्यक्ति जिसको जरूरत है उस पैसे की, वो उस पैसे का यूज करे
और बाद में मंथली अपना जितना जमा कर रहा है वो भी, और प्लस जितने लोन लिया था पैसा उसको भी ऐड करके थोड़ा थोड़ा करके वो फिर से वापस जमा कर दे। इस तरह से कोई भी इसमें डेट ट्रैप में नहीं फंसेगा, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई देना पड़ेगा, आसानी से चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो इसे ही क्या कहा जाता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अब इसके बारे में देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखी गई है। तो इस डेफिनेशन आई होप सब लोग इसको समझ गए होंगे, 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगी कहानी आपको। ये it is the basic idea is to provide the financial resources for the poor through over organizing the rural poor essential women to small help groups। सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल रिसोर्स है ये जिसमें गरीबों को इकट्ठा किया जाता है, स्पेशली वुमेन्स वगैरह को, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर पाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या है? अब सिंपल सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात है, गरीबों की मदद करना। इट ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर, जो गरीब होते हैं स्पेशली वुमेन्स, इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इट कलेक्ट द सेविंग्स ऑफ द मेंबर, जो भी सदस्य के उसके मेंबर होते हैं जिसके, उन सब की सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं। ये लोन देते हैं विदाउट कोलेट्रल, आपसे कोई कोलेट्रल नहीं लेंगे। और इट प्रोवाइड्स टाइमली लोन एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने बताया था ना, या तो ना के बराबर या तो कम से कम इंटरेस्ट लिया जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस सोशल इशू। अब ऑब्वियस बात है, लोग इकट्ठा हुए हैं किसी बात को लेकर, तो सब लोग कोई ना कोई सोशल इशू भी डिस्कस कर लेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, वर्क क्या होते हैं, बोर्ड के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत, ठीक है, गांवों के लिए भी बैंक खोला गया, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सबसे पहले बांग्लादेश में। तो देखिए, सिंपल सा बांग्लादेश के बारे में इतना याद रखिएगा, 2-3 लाइन। जो गरीब थे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक्स वगैरह स्टेब्लिश किए गए। तो किसने स्टेब्लिश किए थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है 2006 में, पीस प्राइज था ये, नोबेल पीस प्राइज। करंट टाइम पे ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में 2018 का डाटा है कि 9 मिलियन मेंबर्स ग्रामीण बैंक में हैं खाता खुलवाए हुए, और जिसमें से 81,600 विलेजर्स हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रामीण बैंक काफी सक्सेसफुल रहा। ये स्पेशली गरीब औरतों के लिए ये बहुत ही रिलायबल सोर्स रहा, बोरो करने का पैसा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा आसानी से मिल जाता था उनको। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए, यहां तक चैप्टर खत्म हो गया होगा। अब एक बात और ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स अकेला ऐसा सेगमेंट है जो छोटा है प्लस आपको 20 नंबर दे के जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने इकोनॉमिक सेगमेंट को दोबारा से रिस्टार्ट किया है कि भैया ये 20 नंबर तो एटलीस्ट स्टार्ट कर लो। जो गधे हैं वो सुन लो भाई, आपको मात्र 15-16 नंबर बस जस्ट पासिंग के लिए चाहिए। तो अगर आप पास भी होना चाहते हो तो सिर्फ इकोनॉमिक्स तैयार कर लो, पास हो जाओगे। बाकी जो टॉप करना चाहते हैं भाई वो पूरा देखें, उनके लिए कोई बट नहीं है, पूरे फुल मार्क्स आएंगे, मेरी गारंटी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। फाइनली ये लास्ट टॉपिक था आपके इस बुक का। 2-3 बार इस लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा, दोबारा से रिवाइज करिएगा। हाँ, अगला चैप्टर ग्लोबलाइजेशन पहले से अपलोडेड है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, उस लेक्चर को भी। चलिए,